जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव इतिहास की महत्वपूर्ण जानदार जोरदार जबरदस्ती क्लास में एक बार पुनः आपका आरंभ करता हूं। आप सभी लोग एक बार आकर जो जाएगा, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से व्यतीत हो और जीवन में जितना भी सपने आपने देखे हैं उन सपनों को पाने के लिए आज आप निरंतर प्रयास करें और निरंतर प्रयास करते हुए आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने के लिए एक एक कदम आप बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का काम करें। तो प्यारे दोस्तों, आपका ज्यादा ना समय लेते हुए बिना किसी लाग लपेट के आरंभ करते हैं आज की पहली यानी कि आज की क्लास को। और आज की जो क्लास है, जैसे कि आपको पता होगा, हमारे 20 दिन की 20 मैराथनों का आगाज हो चुका है। और ये जो 20 दिन की 20 मैराथन चल रही है, इसमें आपको सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि 8 बजे से हमारी इतिहास की क्लास शुरू हो जाती है। मेरे जस्ट बाद अभी राहुल सर क्लास लेंगे, लेते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा जो मैथ की क्लास चल रही है, यानी कि 9 बजे से मैथ की क्लास आपको जरूर लेनी है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें पता होगा, जैसे कि आज हमारा जो यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है गुलाम वंश रहने वाला है। वैसे तो गुलाम वंश पर हमने कल भी बात की थी, क्योंकि जो हम बात करें कुतुबी वंश की तो वो गुलाम वंश के अंतर्गत ही आता है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि आज हम गुलाम वंश के बारे में एक ऐसी शासिका को पढ़ने वाले हैं जो भारत में दिल्ली सल्तनत में, या अभी तक की दिल्ली सल्तनत में हम बात करें, जो दिल्ली सल्तनत पर आसीन होने वाली पहली महिला रहने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, महत्वपूर्ण बात की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को यह पता होगा, सुबह भी राहुल सर की क्लास रहती है और रात को 9 बजे भी यहां पर राहुल सर की क्लास रहती है। यानी मेरे जस्ट बाद राहुल सर की क्लास होगी और फिर निरंतर उसी क्रम में हमारी क्लासें आगे चलती हैं। तो चलिएगा, जिन जिन भाइयों ने अभी तक यहां पर क्लास को शेयर नहीं किया है, वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा फटाफट और लाइक कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंदित तरीके से आज की क्लास को पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, लव यू, राम राम, गुरुदेव राम राम। चलिएगा प्यारे दोस्तों, पीडीएफ अच्छा सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, 2 पीडीएफ पढ़वा दी थी। अगर बाहर सर सुन रहे होंगे तो जरूर वो आपकी पीडीएफ अभी डाल देंगे, नहीं तो मैं क्लास के बाद जरूर डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप समझ गए होंगे, रजिया सुल्तान को पढ़ने वाले हैं सर जी। राम राम गुरुदेव। चलिएगा, बहुत सुंदर, 1236 से 1240। बिल्कुल, हमारे इतिहास में दिल्ली सल्तनत में 1236 में कैसे शासक की मृत्यु होती है, जैसे आप इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, और इसी की बेटी रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान से पहले हम इल्तुतमिश को भी पढ़ेंगे। चलिएगा, चरण स्पर्श मेरे भाई धर्मेंद्र यादव कह रहा है चरण स्पर्श, थैंक यू मेरे भाई। चलिए, लव यू सर, लव यू सभी को, मेरे प्यारे भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। चलिए, मुस्कान रावत भी आ चुके हैं, सभी बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं। एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी भाई और बहनें आ चुकी हैं। दोबारा बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि आप एक ही बार में कर देते हैं और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू किया जाए, क्लास को शुरू कर दिया जाए फिर प्यारे टाइगरों, बिल्कुल कर दिया जाए सर, बिल्कुल कर दिया जाए। चलिए देखिए, आपको एक बात मैं बताते हुए चला हूं कि ये व्यक्ति था एक गौरी। क्या नाम था? गौरी। ये वो वाला गौरी नहीं था जो आप सोचते हो, मैं बार बार आपको इसीलिए बताता हूं। ये गौरी वह गौरी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान को यहां पर इस व्यक्ति ने हराने का काम किया था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 के युद्ध में इसको हराया, और इसके बाद हम कहें 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये कौन सा था? तराइन का फर्स्ट युद्ध था, ये तराइन का सेकंड युद्ध था। आज मैं आपको तराइन का थर्ड युद्ध बताऊंगा कि तराइन का तीसरा युद्ध आखिरकार कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध भी आज मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिएगा, विशाल वर्मा जी, जय हिंद, जय भारत। चलिए, अब देखिए, आपको ये सब बातें पता होंगी कि ये गौरी ने अपना साम्राज्य 3 भागों में बांट दिया था। सिंध प्रांत पर शासन कर रहा था नसरुद्दीन कुबाचा, अफगानिस्तान क्षेत्र पर शासन कर रहा था ताजुद्दीन एल्दिज। और हमें भारत का इतिहास पढ़ना है तो हम पढ़ चुके हैं कि आखिरकार भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य देकर और मोहम्मद गौरी यहां से चला जाता है। यानी प्यारे दोस्तों, हमने जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश हुआ जिसे आप गुलाम वंश कह सकते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक और कुतुबी वंश के भी संस्थापक यहाँ कौन रहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक रहेंगे, क्योंकि कुतुबी वंश यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद चलाया, और गुलाम वंश इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये मोहम्मद गौरी का कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद दोनों था। तो इसलिए इसे हम गुलाम वंश भी का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक कहेंगे, और कुतुबी वंश का संस्थापक जो इसने अपने स्पेशल चला था उसे भी यहां पर हम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही कहने वाले हैं। बात क्लियर है?
पीईटी की क्लास जो होंगी प्यारे टाइगरों, आज आपको सर ने शायद रात बता भी दिया होगा, जो पीईटी की क्लास है ना, जो यूपी ट्रिपल एससी कराने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी जो कराने वाली ना, इसकी क्लास आज आपकी संभवतः चालू हो जाएंगी। सर एक बार 9 बजे वाली अभी जो क्लास लेंगे उसमें टाइम टेबल बता देंगे, इसके बारे में शायद आज रात से शुरू होने वाली है, उसमें इतिहास में आपके लिए लेकर आने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन चौगान खेल रहा था, पोलो जिसे हम कह सकते हैं, उसको खेलते हुए एक घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। यहां तक सभी को पता है, यहां तक सभी को पता है। चलिए, यस सर, तराइन का थर्ड युद्ध 1229, गलत बता रहे हो मेरे भाई प्रवीण बघेल। चलिए आगे बात करते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पर प्यारे दोस्तों। तो मैंने आपको अभी तक यहां तक बताया था कि प्यारे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर एक दिन चौगान यानी पोलो खेल रहा होता है और 1210 वह समय होता है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई, बताना। दिल्ली सल्तनत की अगर आपसे शुरुआत पूछा जाए तो आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में होती है, और दिल्ली सल्तनत पर जब 1206 पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है तो आप कह सकते हैं 1210 में आकर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कुतुबी वंश यहां पर समाप्त हो जाता है। लेकिन गुलाम वंश चलता रहता है, क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज मैं इससे अगले शासक को पढ़ाने वाला हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आखिरकार गद्दी पर कौन बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद किस व्यक्ति ने शासन करने का काम किया। चलिए, 1215 तराइन, बिल्कुल सुधीर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर, तराइन का थर्ड युद्ध। आइएगा, चलिएगा, चलते हैं अब आगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा शमसी वंश रहने वाला है। कौन सा? शमसी वंश। प्यारे दोस्तों, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो कुतुबी वंश था, इस कुतुबी वंश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चला दिया। वैसे हम बात करें, कुतुबी वंश हो, शमसी वंश हो, बलबनी वंश हो, ये सभी के सभी किस वंश के अंतर्गत काम करेंगे? गुलाम वंश के अंतर्गत काम करेंगे। कुतुबी वंश के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद अब दिल्ली सल्तनत पर एक वंश शासन करने के लिए आता है, जिसे आप यहां कहेंगे शमसी वंश। क्या नाम होगा? शमसी वंश। चल रहा है अभी गुलाम वंश के अंतर्गत ये सारा का सारा मामला। शमसी वंश की अगर हम बात करें तो शमसी वंश के संस्थापक जो हैं इल्तुतमिश हैं। अभी आप छोड़ दो क्या है इल्तुतमिश, कौन है, कैसे। अब आप एक बात दिमाग में रखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत पर अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना। बात क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद भारत या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर दिल्ली पर कौन बैठा? मुस्लिम शासक इल्तुतमिश बैठा। बस इतना अगर याद है तो समझो आपको सारा कुछ याद है। देखिए, जानिएगा, समझिएगा। मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो व्यक्ति था यहां पर, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे थोड़ी सी बात की, ये जो व्यक्ति था, एक सेकंड स्लाइड ले लेता हूं जहां से मैं आपको सारी चीज समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, तो यहां पर एल्दिज ने उससे एक बात कही थी, ध्यान करो, कि तुम दोनों सिर्फ एक नौकर की तरह काम करना, क्योंकि यहां पर मोहम्मद गौरी जिस गद्दी पर बैठता था अफगानिस्तान की पर, उसकी पर मैं बैठता हूं। इसलिए नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, तुम दोनों नौकर की तरह काम करना, तुम शासक की तरह काम मत करना, और ना ही तुम कोई शासक रहने वाले हो। तो प्यारे दोस्तों, माना यह जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो यह बात मान ली थी, और इस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहां पर कोई शासक वासक नहीं हूं, मैं तो लाख बख्श हूं, मैं तो यहां पर लाखों का दान करता हूं, मैं तो पील बख्श हूं। ये अपने आप को सुल्तान शासक दिल्ली का मानता ही नहीं था, ये नौकर की तरह काम करता था। किसका नौकर? पहले गौरी का गुलाम था, अब ये कहीं ना कहीं ताकतवर शासक होने की वजह से एल्दिज की बातों में चलने का काम करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक बना उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। अब कहानी बदल गई। सबसे पहले जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, इल्तुतमिश ने सबसे पहले यहां पर एल्दिज से कहा कि बात सुन तू मेरी, गौरी चलता होगा तेरे कहने में, गौरी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक चलता होगा तेरे कहने में। इल्तुतमिश ने कह दिया यहां पर एल्दिज नाम के शासक से कि मैं तेरी किसी भी बात को मानने वाला नहीं हूं, और मुझे अब तो गुलाम मत समझना अपना, और ना ही मैं गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश कौन है? तो ध्यान रखो, गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। गौरी का गुलाम कौन?
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो इसका गुलाम और इसका गुलाम था, यानी कि इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसने यहां पर इस व्यक्ति से कह दिया कि अब मैं कोई गुलाम नहीं हूं, मैं दिल्ली का क्या हूं? मैं दिल्ली का सुल्तान हूं। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के बाद यह अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। और सुल्तान घोषित करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा यह व्यक्ति क्या करता है इल्तुतमिश, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को कहां रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। कहां पर? लाहौर। इसी व्यक्ति ने जैसे ही ये यहां पर दिल्ली पर बैठा इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को तुरंत कहां ले आया? अपनी राजधानी को दिल्ली लेकर आ गया। मतलब क्या है? मतलब आप एक बात समझने की कोशिश करो, दिल्ली पर अब बैठकर शासन करना आरंभ कर दिया इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसने अपनी राजधानी कहां बना ली? दिल्ली के अंदर बना ली। उससे पहले बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपनी राजधानी को दिल्ली लेकर नहीं आता, उसने लाहौर से शासन चलाने का काम किया था, क्योंकि अफगानिस्तान में उसका आका एल्दिज बैठता था और एल्दिज के कहने में कहीं ना कहीं उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक चलता था। लेकिन इस समय इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति, ये इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठना आसान बात नहीं थी, क्योंकि दिल्ली की गद्दी उस समय केंद्र मानी जाती थी। और दिल्ली की गद्दी पर कोई मुस्लिम, देखिए लूटपाट करना तो आसान है इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए, लेकिन लूटपाट करने का मतलब होता है लूट कर भाग जाना। लेकिन शासन करने का मतलब है कि वहां पर राजधानी के अंदर सिंहासन बनाकर उस पर बैठना और बैठने के साथ अपना शासन आरंभ करना। इल्तुतमिश के लिए आसान नहीं था दिल्ली की गद्दी पर बैठना, क्योंकि आप जानते हैं इसके बराबर में राजस्थान में राजपूत थे, इसके बराबर राजस्थान में जाट भी थे, हरियाणा में जाट हुआ करते थे, इसके आसपास इतने ताकतवर लोग रहा करते थे कि इस दिल्ली की गद्दी पर से इस इल्तुतमिश को कभी भी खत्म कर देने का काम कर सकते थे। लेकिन व्यक्ति दिमाग से खेलने का काम करता है इल्तुतमिश। ये जानता था कि जाट या राजपूत मुझे कब ठिकाने लगा दें, इस बात में कोई शक नहीं होगा। दूसरा, दिल्ली की गद्दी पर इससे पहले अभी तक जितने आक्रमणकारी आए अभी तक कोई नहीं बैठा था, सिर्फ लूटपाट करते थे और भाग जाते थे। इल्तुतमिश ने देखा कि पता नहीं ये जाट या राजपूत मुझे कब यहां पर ठिकाने लगा दें, इसलिए इस व्यक्ति ने क्या किया कि इस व्यक्ति ने यहां पर 40 लोगों को एकत्रित किया। क्या किया? 40 लोगों को एकत्रित किया और 40 लोगों को एकत्रित करके इनको कुछ काम देने की कोशिश की, क्योंकि इस व्यक्ति को पता था कि अगर मुझे दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो निश्चित रूप से मुझे शासन करना है, और शासन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और उस पैसे से मैं क्या करूंगा? सेना बना सकता हूं, और अगर मैं सेना बना लूंगा तो निश्चित रूप से मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस सेना से मैं शासन भारत पर कर सकता हूं। लेकिन जब सेना मुझे बनानी है तो सेना के लिए क्या चाहिए? सेना को वेतन देने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? पैसा तो इस भारत की जनता से आएगा ना, जो टैक्स के माध्यम से आ रहा होगा। और टैक्स भारत की जनता इल्तुतमिश को क्यों देगी? अरे भारत के शासकों पर तो ये आक्रमण करते थे, भारत के अंदर लूटपाट ही तो करते थे, ये भारत के अंदर आकर टैक्स लेना इल्तुतमिश के लिए आसान बात नहीं थी। तब इस व्यक्ति ने, जब इसको जाट और राजपूतों से डर था, जब इस व्यक्ति को टैक्स भी लेना था और इस व्यक्ति के पास ज्यादा सेना भी नहीं थी, तब इसने दिमाग लगाया और 40 व्यक्तियों को एकत्रित किया। और 40 व्यक्तियों को एकत्रित करके इनसे कहा कि आप छोटी छोटी अपनी सेना बना लो, और इस सेना को लेकर भारत के किसी भी क्षेत्र में जहां तक मेरा शासन है उस क्षेत्र में जाकर आप वहां से जाकर कितना भी टैक्स लो, और टैक्स लेने के बाद जो पैसा आए उस पैसे में से ज्यादातर अपनी जो छोटी छोटी सेना तुमने बनाई है उसमें तनख्वाह बांट दो, वेतन दे दो, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचे उस पैसे को थोड़े बहुत को मेरे पास दिल्ली पहुंचा दो। इसी को कहा जाता है दल चालीसा। दरअसल इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति इस बात को जानता था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए मेरे पास सेना चाहिए और सेना के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए इस व्यक्ति ने 40 लोगों को एकत्रित किया, और 40 लोगों में खास बात यह थी कि इस 40 के 40 लोग इल्तुतमिश का विरोध करने वाले थे। विरोध मतलब ये चाहते नहीं थे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि अगर हम सारे के सारे विरोधियों को एक जगह एकत्रित कर दूंगा तो समय आने पर इन 40 के 40 को एक साथ खत्म भी कर सकता हूं। अब आप बताओ, जब ये 40 के 40 लोग
चलिएगा जो पीडीएफ है प्यारे दोस्तों मैंने बता दिया है शुरू में, मैं आज पक्का डलवा दूंगा, वैसे डल जानी चाहिए थी, सर ने डाल देनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ये 40 के 40 लोग, आप बताओ आज के समय में अगर कोई किसी एक व्यक्ति के पास अगर 5000 की भी सेना हुई और भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी के दरवाजे के सामने जाकर 5000 की सेना घोड़ों पर बैठकर तलवारें खिंची हुई और जाकर घर के सामने कह दिया कि टैक्स लेने आया हूं, क्या भारत का व्यक्ति टैक्स देने से मना करेगा? जहां पर उसे नंगी तलवारें दिखाई दे रही होंगी, भारत का व्यक्ति बिल्कुल मना नहीं करेगा। इल्तुतमिश ने दिमाग से खेलना शुरू किया, इसके पास टैक्स आना शुरू हो गया और इसके पास टैक्स आने के साथ साथ इसको पता था कि अगर जाटों ने या राजपूतों ने कभी मुझ पर दिल्ली पर आक्रमण कर भी दिया तो निश्चित रूप से ये दल चालीसा है, ये आकर उस समय मेरी मदद करने का भी काम करेगा। और सेना कितनी दिमाग से रखी है, वेतन खुद नहीं देना उसको, वेतन टैक्स के माध्यम से वो लोग खुद एकत्रित करेंगे, उसमें से कुछ पैसा ये दिल्ली भी भिजवा देंगे। कितना दिमाग से खेलने का काम कर रहा है ये इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके पीछे कारण है, पहली बात तो राजधानी जो लाया है इल्तुतमिश दिल्ली लाया है, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ना कहकर इल्तुतमिश को कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों कि इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति भारत के अंदर एक प्रथा की शुरू करता है, जैसे कि मैंने बताया दल चालीसा था, अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। दल चालीसा था, अभी इसके बारे में बताऊंगा। भारत के अंदर यह व्यक्ति एक प्रथा शुरू करता है जिसको आप बहुत अच्छे तरह से जानेंगे और अच्छे तरह से याद भी रखेंगे। इसको कहा जाता था एकता प्रथा। ई से एकता शुरू होता है और इसे ही इल्तुतमिश शुरू होता है। हमेशा बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में एकता प्रथा शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इतिहास के अंदर आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर ई से एकता और ई से इल्तुतमिश भारत में एकता प्रथा शुरू करने वाला व्यक्ति था। माना जाता है कि यह व्यक्ति एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा लोगों को दे देता था और उसी जमीन पर लोगों को क्या करता था, भूमि करने के लिए कहता था और फिर उनसे टैक्स लेने का काम करता था। जो उस भूमि को करता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। एकता प्रथा क्या था, तो आप कहेंगे कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा, भूमि का एक छोटा टुकड़ा, यहां पर भूमि का एक छोटा टुकड़ा जब ये देने का काम करता था किसी को, तो उसी को यहां पर एकता प्रथा कहा जाता था। अभी मैं इस सब बातों पर बात करने वाला हूं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कितना दिमाग से इल्तुतमिश खेलने का काम कर रहा है। बड़ा जबरदस्त व्यक्ति है प्यारे दोस्तों। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और जीतल, चलिए बिल्कुल मैं बताऊंगा, जिसमें 175 ग्रेन का हुआ करता था जीतल और 78 ग्रेन का हुआ करता था यहां पर टका। मैं अभी आपके बारे में बात करूंगा। चलिए एकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया, बिल्कुल बहुत सुंदर। चलिए टैक्स सिस्टम था, चलिएगा आगे प्यारे दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इल्तुतमिश अगर ऐसे शासन करने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से दिमागदार व्यक्ति रहने वाला है। जैसे कि मैंने कहा आपसे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि भारत के इतिहास के अंदर यह व्यक्ति जो था इल्तुतमिश, जब इसने शासन करना शुरू किया तो ये 1210 में जब ऐबक मर गया तो 1210 से 1236 तक की गद्दी पर बैठेगा, दिल्ली की गद्दी पर। 1236 के बाद जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु होने के बाद हम अगली शासिका रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये यहां पर पहला सुल्तान कहलाया है। अब मैं और क्लियर करता हूं पहला सुल्तान का मतलब क्या है। प्यारे दोस्तों, जो खलीफा पद हुआ करता था इस्लाम धर्म के अंदर, वो खलीफा ऐसे समझो जैसे आईएसआई के गैंग में सबसे ऊंचा अधिकारी खलीफा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप ऐसे समझिएगा एक कोई भी यहां पर कोई भी संगठन है, उस संगठन में सबसे बड़ा अध्यक्ष पूरी दुनिया में अगर कोई है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर वह खलीफा ही वह पद पर बैठा होगा। प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, लेकिन उस बगदाद के खलीफा ने किसी को भी सुल्तान का टाइटल नहीं दिया था। अब सुल्तान का टाइटल सर होता क्या था, बगदाद का खलीफा क्यों देता था, मैं बताता हूं। जो बगदाद के खलीफा थे वो इस समय तक भी, आज तक भी यहां पर चाह रहे थे कि भारत ही नहीं संपूर्ण दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म हो तो वो इस्लाम धर्म हो। और वो इस समय तक भी लोगों को यहां पर प्रेरित कर रहे थे दुनिया में जाने के लिए और कह रहे थे कि पूरे की पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। वो तो बाद में ईसाई धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग इन इस्लाम धर्म के लोगों को खत्म करने का काम करेंगे और इस्लाम धर्म जो सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्म होता जा रहा था बाद में बैकफुट पर आएगा। इस्लाम धर्म के लोग खलीफा हुआ करते थे, वो कहते थे कि जो ज्यादा इस्लाम धर्म का प्रवर्तक रहेगा, जो ज्यादा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या था,
किसी भी दूसरी देश की भूमि पर जाकर वहां की महिलाओं के साथ अगर आप जास्ती करने का काम कर रहे हैं तो वो अन्याय नहीं है, खुदा आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप दूसरी जगह पर जाकर बच्चों को लूट रहे हैं, वहां की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का गलत काम कर रहे हैं, तो दूसरे देश की जमीन पर जाकर वो गलत नहीं है। आप इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप अगर तलवारों से किसी का कत्लेआम मचाने का काम कर रहे हैं तो इस्लाम धर्म में गलत नहीं है, वस्तुतः वो दूसरे देश में जाकर आप कर रहे हो। इल्तुतमिश भी तो भारत में आकर यही काम करने वाला है कि भारत में ये गद्दी पर बैठ गया है और सत्ता स्थापित कर लिया है। बगदाद को ये यानी कि खलीफा को ये बात बहुत अच्छी लगी। इस्लाम धर्म के खलीफा ने इस व्यक्ति को टाइटल दिया, एक उपाधि दे दी, जिसको आप यहां क्या कह सकते हैं, सुल्तान कह सकते हैं। और आप ध्यान रखेंगे ये सुल्तान की उपाधि अभी तक ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ले पाया था खलीफा से, और ना ही महमूद गजनबी ले पाया था। ये पहला व्यक्ति है जिसको खलीफा ने सुल्तान कह दिया था। प्यारे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और इसे खलीफा की यानी कि सुल्तान की उपाधि खलीफा ने दे दी, तो भारत के अंदर इस्लाम धर्म के लोग थे ना, उनको तो ऐसे समझो कि जो बात खलीफा ने कह दी समझो भगवान ने कह दी। इस्लाम धर्म के लोगों ने अब इल्तुतमिश को जैसे ही सुल्तान की उपाधि मिली, अब इस्लाम धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ी तोहफ क्या रहने वाली थी, इल्तुतमिश रहने वाला था। बात समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए, ये इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश एक इलवारी तुर्क था। इलवारी क्या होता है, जैसे आप अपने नाम के साथ कुछ भी लगा देते हैं टाइटल या गोत्र समझ लीजिएगा। ये इलवारी क्या था, आपसे अगर पूछा जाए कि इल्तुतमिश कौन था, तो इलवारी तुर्क था, एक गोत्र होता है, उसी तरह से इसे इलवारी तुर्क यहां पर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इल्तुतमिश को इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस व्यक्ति को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, आप कहेंगे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी खुद भी किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। बात एकदम क्लियर है। अगर प्यारे दोस्तों हम आगे बात करते हैं तो देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे वास्तविक जो संस्थापक कहा जाता है, इसीलिए इसको यहां पर इल्तुतमिश को कहा जाता है। जैसा कि लिखा भी होगा, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आया था। चलो भाई, एक बार तुमने लाइक अभी शेयर वगैरह नहीं किया, देखो तुम्हारे पास बहुत सारे ग्रुप होंगे, मैंने मान लिया। बहुत सारे ग्रुप का मतलब है कि आपके पास टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, उसके अलावा और भी 2 4 10 5 ग्रुप हो सकते हैं। आप इतना कीजिएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए, तो इतना तो कर सकते हैं, एक बार अपने हाथों को कष्ट देकर उस ग्रुप में जाकर वीडियो को भेज दीजिएगा। अगर आप इतना भी कर देंगे तो ये समझो आपने अपना दायित्व उठा दिया। वैसे तो आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट कोई करता भी नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर आइएगा, तो आप कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट तो मुझे कर ही सकते हैं। वैसे तो आप ना भी करेंगे तो आपका प्यार जो है वो काबिल तारीफ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप स्टेटस वगैरह लगा लिया करें, फेसबुक पर शेयर कर दिया करें, आप ग्रुपों में भेज दिया करें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरा जो मन है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करूं। बच्चों के पास पहुंचना चाहिए इतिहास का ये टॉपिक, बच्चों को समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जितना बच्चा यहां पर इतिहास के बारे में जानेगा, प्रचार प्रसार होगा, उतना मुझे अच्छा लगेगा, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं होता। फिर अच्छे काम को करने के लिए फिर आप अपने हाथों को क्यों रोकते हैं? कम से कम इतना तो बनता ही है कि आप इसे शेयर आदि कर दिया करें, लाइक वाइक तो आप आते ही कर दिया करें। ये छोटी छोटी बातें मैं कभी कहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप मुझसे कहलवा लेते हो कभी कभी, पर कोई बात नहीं है, आइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी किसी बात को मना नहीं करते, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। सर, पीईटी को ध्यान में रखकर पढ़ाना प्लीज। पीईटी के लिए शाम को 8 बजे इतिहास की क्लास लेकर आऊंगा। पीईटी के लिए शाम को 8 बजे क्लास लेकर आऊंगा इतिहास की। ये एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए अभी चला रहा हूं, उसके लिए शाम को लेकर आऊंगा। चलिएगा, पढ़ने वाले नहीं है ग्रुप में, अच्छा ये बात है,
चलो कोई बात नहीं, भेजो ना उसी जगह पर पढ़ने वाले पर। पता चला कोई आनंद लेने वाला क्लास में आ गया तो फिर डिस्टर्ब कर देगा, सही बात है ना। चलिए प्रवेश कुमार, मैंने आपकी बात को सुन लिया सर, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे अरे, कैसा कैसा मजाक करते हो, इतना इतना मजाक मत किया करो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ऐसे मजाकों के झांसे में आने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज। अरे वाह रश्मि जी, आप तो मतलब आगे ही बता देते हैं इतिहास के बारे में, कितना अच्छा इतिहास जानते हैं आप। हिंदी नहीं होगी क्या? हिंदी वाले सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, खराब क्या हो ही गई है, खराब काफी। चलिएगा, समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? एक बार अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चा, प्रत्येक बच्चा जय हिंद का एक बार यहां पर उद्घोष करेगा, और जय हिंद का उद्घोष के साथ समझो जैसे लगना चाहिए कि हाँ इतिहास की क्लास बेहतरीन चल रही है। फटाफट से एक बार जय हिंद के साथ सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिएगा, चलिए बहुत सुंदर सर, आपका पेड कोर्स ओनली, पेड कोर्स के लिए एप्लीकेशन है हमारी, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पेड कोर्स ले सकते हैं। चलिए, पीटी क्या है? अरे लो भाई, कल की वीडियो देख लेना भाई, पीटी पर बना रखी है। जय हिंद, जय हिंद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब ऐसे लगता है, दिल तो इससे खुश हो जाता है जब आप जय हिंद के लिए, मैंने बोला कि कितना समझ में आ रहा है, और आपकी जय हिंद की जो एक ललकार है यहाँ पर इतनी जबरदस्त है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब वास्तव में लग रहा है कि क्लास को आप आनंद के साथ पढ़ रहे हैं, और आप जो आनंद लेने का काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन रहेगा। इतिहास के अंदर प्यारे दोस्तों 100% तो मैं नहीं कहता, 100% तो दूसरे वाले कहते हैं, मैं 99% की गारंटी ले सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा स्टेट पीसीएस तक के में, आप इतिहास की मेरी क्लास से बाहर प्रश्न नहीं छोड़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा। बस आप ज्यादा जय हिंद का नारा ना लगाओ, आपने तो पूरी कमेंटों को ऐसे समझो उड़ाकर रख दिया है, ठीक है। तो 99% आप ये समझो नोट से ही पा जाओगे, और अगर आपने क्लास ले ली है तो फिर आप 99% को भी थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी तब्दील कर सकते हो। चलें प्यारे दोस्तों, बस यार, बहुत जय हिंद का तो तुमने आग ही लगा दी। चलो देखो, मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने इल्तुतमिश ने किसी कारणवश, और क्या कारण था अभी समझाया, इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया। इस दल चालीसा को तुल्काने चहलगानी भी कह सकते हैं। दल चालीसा कुछ भी नहीं था, 40 लोगों के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप था। जैसे आपने अली बाबा 40 चोर को देखा होगा, उसी तरह से दल चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने दल चालीसा का गठन करने के बाद, अभी मैं बताने वाला हूं, इस दल चालीसा में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दल चालीसा से निकल के अगला ही शासक बनने वाला होगा। इसी दल चालीसा में वो भी अभी शामिल है, लेकिन अभी वो सिर्फ दल चालीसा का सदस्य है, लेकिन दल चालीसा का अंदर सदस्य ही कभी दिल्ली की गद्दी पर बैठकर दिल्ली का अगला सुल्तान बनने वाला है, अगला शासक बनने वाला है। लेकिन शुरू किसने किया है दल चालीसा, अगर आपसे पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने दल चालीसा शुरू करने का काम किया। एक और बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो न्याय की जंजीर मुगल काल में जहांगीर ने लगवाई थी। न्याय की जंजीर क्या थे कि अगर महाराज अपने दरबार में सो रहे हैं, और सोने के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को राज्य में न्याय चाहिए, तो न्याय चाहने वाला व्यक्ति उस जंजीर को आकर बजाता था, जिस जंजीर की सीधी यहां पर लिंक कहां थी, राजा के महल में थी, और राजा तुरंत उस जंजीर की आवाज, वहां पर घंटियां लटकी हुई थी 250 के करीब, उन घंटियों के बजने के कारण राजा जग के आते थे या दरबार में है उस व्यक्ति के पास पहुंचते थे और उसकी बात को सुनते थे और न्याय करते थे। इसको न्याय की जंजीर कहा जाता था कि उस जंजीर को जाकर कोई भी बजा सकता था जिससे राज्य में न्याय ना मिल रहा हो। आप मुझे एक प्रश्न बताइएगा, दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर किसने लगवाई? दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर किसने लगवाई? और ये दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर जो है, मैंने आपको बता दिया है कि मुगल काल में तो इसको जहांगीर ने लगवाया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर लगवाने वाला सुल्तान कौन था? ये प्रश्न कौन बता पाएगा? चलिए, यस सर, जल चालीसा इल्तुतमिश, बहुत बढ़िया, बलबन। हाँ, तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, न्याय की जंजीर लगवाने वाला व्यक्ति कौन था? इस व्यक्ति ने क्या किया था कि दिल्ली के अंदर एक स्तंभ बनवाया। उस स्तंभ पर प्यारे दोस्तों इसने एक शेर की इस तरह से मूर्ति यहां पर बनवाने का काम किया, और ये शेर की मूर्ति जो थी, इस शेर की मूर्ति में यहां पर एक घंटियां लटकवा दी। उन घंटियों को मतलब दरबार के जस्ट बाहर ही, जहां रहता था उसके दरबार के जस्ट बाहर, उसके गले में घंटियां लटकवा दी, और उन घंटियों को जो भी आकर बजाता था, ये इल्तुतमिश उसके पास तुरंत न्याय करने के लिए आता था। आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए कि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर लगवाने का काम किया था। ये प्रश्न जब पूछा जाता है आज तक के समय में, तो बच्चों को याद होता है कि मुगल काल में न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसने न्याय की जंजीर लगवाई, और
वहां पर ऑप्शन में जहांगीर दिया ही नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश नाम का जो व्यक्ति है इसने न्याय की जंजीर भी लगवाने का काम किया है। जो भी उस न्याय की जंजीर को आकर बजाता था, समझो ये उसी के पास जाकर उसकी बात को सुनता था और न्याय करने का काम करता था। प्यारे दोस्तों, भारत में इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति जो था इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की, और मैंने अभी आपको बताया था कि इक्ता प्रथा की शुरुआत भारत के अंदर इल्तुतमिश ने की है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले इक्ता प्रथा शुरू किसने की थी, तब आप कहेंगे कि मोहम्मद गौरी पहले इक्ता प्रथा की शुरुआत कर चुका था। यानी कि इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने किससे प्रभावित होकर भारत में शुरू की, तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी से इक्ता प्रथा प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने भारत में शुरू की। इक्ता प्रथा भारत में इल्तुतमिश से पहले शुरू किसने कर दी थी, मतलब इक्ता प्रथा भारत में इल्तुतमिश के शुरू करने से पहले दुनिया में किसने कर दी थी, तो मोहम्मद गौरी इसकी शुरुआत कर चुका था। आपको मैंने बताया है कि ई से इक्ता होता है और ई से ही इल्तुतमिश होता है, तब आपको याद करने में भी समस्या नहीं होगी। चलिए, बात समझ में आई। अब प्यारे दोस्तों हम आगे बात करते हैं, इस व्यक्ति ने क्या किया। इक्ता क्या हुआ करता था, तो जमीन का टुकड़ा टैक्स यानी कर के लिए एक दिया जाता था, उसी को यहां पर इक्ता प्रथा कहा जाता था, जो मैंने अभी आपको बताने का काम किया। देखिए अब हुआ क्या, इसके सामने समस्या क्या आई प्यारे दोस्तों, इसके सामने समस्या करेंसी की आई। जैसे कि मानो ये व्यक्ति जो था इल्तुतमिश जो था, इसने अपनी राजधानी को तो बना लिया, राजधानी को तो दिल्ली बना लिया। अब समस्या क्या होने लगी, क्योंकि इस व्यक्ति को क्या था कि ये दिल्ली में बैठता था। दिल्ली के अंदर भारत की मुद्रा कुछ हुआ करती थी, पाकिस्तान तो इस समय था ही नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं अफगानिस्तान की मुद्रा कुछ हुआ करती थी। दिल्ली के भी उन अलग अलग क्षेत्रों पर थोड़े बहुत शासक अपनी अपनी मुद्रा चला दिया करते थे। इसको बहुत समस्या आई, क्योंकि इसका संबंध कहां था, इसका संबंध विदेशों में भी था। इसलिए इसने सोचा कि इस करेंसी की समस्या से निजात पा लेते हैं। और करेंसी की समस्या से कैसे निजात पाएंगे, करेंसी की समस्या के लिए इसने दो तरह की करेंसी भारत में चलाई। और जो दो तरह की करेंसी भारत में चलाने का काम किया है, उस पर अगर हम बात करें तो इसने दोनों तरह की करेंसी आपको याद रखनी है, जिसमें से एक है टका और दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी रहने वाली है यहां पर जीतल। जबकि आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, उस प्रश्न पर भी मैं आपको लेकर आना चाहता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई करेंसी या सिक्कों का नाम क्या था, तो एक था टका। जो टका आज कहां की मुद्रा है, आप कह सकते हैं सर बांग्लादेश की मुद्रा है। कहां की, बांग्लादेश की आजी मुद्रा है। तो टका नाम का सिक्का इल्तुतमिश ने भारत में चलाया, और दूसरा था जीतल। यानी टका और जीतल नाम के दो सिक्के भारत के अंदर जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, यहां पर इल्तुतमिश था, जिससे कि अपने साम्राज्य में जो करेंसी की प्रॉब्लम थी वो इसको आगे आकर ना देखनी पड़े। ये जो टका था ये चांदी का बना हुआ होता था, किसका, चांदी का। और जो जीतल था ना वो तांबे का बना हुआ था। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो टका है वो किसका बना था या जीतल किसका बना था, तो आप एक बात ध्यान से देखो, इसमें तय आ रहा है ना, जीतल में तय, तो जीतल में तय आया मतलब वो तांबे का बना हुआ था, दूसरा वाला चांदी का था। जीतल तांबे का बना हुआ था, टका चांदी का बना हुआ था। उसी तरह एक इनका वेट की बात करूं ग्राम, तो 175 ग्रेन में उस समय वेट मापा जाता था। 175 ग्रेन का ये सिक्का हुआ करता था, टका हुआ करता था, वजन हुआ करता था। जबकि 78 ग्रेन का ये सिक्का हुआ करता था, जिसे आप जीतल के नाम से जानते हो। तो भारत में जीतल और टका नाम के दो सिक्के किसने चलाए, आप कहेंगे इल्तुतमिश ऐसा व्यक्ति था जो जीतल और टका नाम के सिक्के चलाने का काम करता है। उम्मीद करता हूं कि दोनों प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, हर तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। अब देखिए प्यारे दोस्तों हुआ क्या, इस व्यक्ति ने भारत में न्याय करने का सोचा, और न्याय के लिए सिर्फ दो पद बनाई। वैसे तो ये न्याय क्या करते थे, भारत के व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं करने के लिए, जो अपनी सेना थी, जो अपने लोग थे, उन लोगों के साथ न्याय करने के लिए इन्होंने यहां पर आप कह सकते हैं काजी ए अमीर ए दाद की यहां पर नियुक्ति की। काजी की भी नियुक्ति की और अमीर ए दाद एक अलग पद था। काजी और अमीर ए दाद की नियुक्ति किस लिए की गई, आप कहेंगे न्याय कार्यों के लिए की गई। काजी और अमीर ए दाद की शुरुआत भारत में किसके द्वारा शुरू की गई, तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। अब थोड़ा ज्यादा ही इंटरफेयर करने लग गया, ये करेंसी चेंज करने लग गया, अलग अलग पद की घोषणा करने लग गया, इक्ता प्रथा शुरू कर दी, दल चालीसा शुरू कर दिया। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, जो गद्दी पर बैठा था
अफगानिस्तान की पर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी की सारी बातें इस ताजुद्दीन एल्दिज को समझ में नहीं आ रही थी। इल्तुतमिश भारत में ज्यादा ही एटीट्यूड में रहने लगा था, जबकि इस व्यक्ति का मानना था कि आप ऐसे जीना दोनों के दोनों जैसे मेरे गुलाम हो। कुतुबुद्दीन ऐबक तो जिया, लेकिन ये नहीं जी रहा था। प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश के जीवन में इंटरफेयर करने लगा एल्दिज, और इल्तुतमिश और एल्दिज के बीच में एक युद्ध होता है जिसे आप कहेंगे 1215 में होने वाला युद्ध, और इसी युद्ध को आप तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं। अच्छा बच्चा इस प्रश्न को गलत करके आता है कि तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ। एक तरफ इल्तुतमिश लड़ रहा है, एक तरफ वही एल्दिज लड़ रहा है जो कहता था भारत के शासकों से कि तुम मेरे रहते हुए सिर्फ उस तरह शासन करना जैसे गुलाम एक नौकर करता है। इल्तुतमिश ने वो बात नहीं मानी। 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दिज के बीच में होता है। क्या ये बात आपको आज से पहले पता थी? 1215 में क्या तराइन का तीसरा युद्ध आपको पता था? उम्मीद करता हूं बिल्कुल नहीं पता था। कोई बात नहीं पता था, तो बात को समझकर चलिएगा प्यारे दोस्तों। इसमें युद्ध में क्या हुआ कि इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने इस ताजुद्दीन एल्दिज की समस्या को ही खत्म कर दिया। ताजुद्दीन एल्दिज को लगा दिया ठिकाने। बोले बहुत दिन हो गए, ताजुद्दीन एल्दिज तो ठिकाने लग गया, अब थोड़ा सा कान फड़फड़ाने लगा ये सिंध का शासक नसरुद्दीन कुवाचा। नसरुद्दीन कुवाचा भी कूदने लगा, क्योंकि दरअसल क्या था कि ये दोनों के दोनों भारत की गद्दी पर बैठना चाहते थे जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पर ज्यादा विश्वास था गौरी को, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाया था। इन दोनों के मन में हमेशा भारत दिखता रहता था। इल्तुतमिश इस समस्या को भी समाप्त करने वाला है। इल्तुतमिश ने एक का तो काम तमाम कर दिया। अगला आक्रमण इल्तुतमिश ने इस नसरुद्दीन कुवाचा पर किया, और नसरुद्दीन कुवाचा तो इतना डर गया कि पाकिस्तान क्षेत्र में एक नदी पड़ती है, उस नदी में डर के मारे कूद गया और खुद की हत्या कर ली। इसका मतलब दोनों का काम तमाम इल्तुतमिश ने कर दिया। तराइन के थर्ड युद्ध में यहां पर एल्दिज मारा गया, जबकि यह खुद व्यक्ति डर के मारे मर जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध, पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? 1100 कब हुआ? पहला 1191 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 1192 में हुआ। तीसरा कब हुआ? अब तीसरा कहेंगे 1215 में हुआ। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। पहले दोनों पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड कहें और गौरी के बीच में हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध जो मैं आज पढ़ा कर चल रहा हूं, अभी तक 3 युद्ध पढ़ाए हैं महत्वपूर्ण, तीनों के तीनों माइंड में, दिमाग में, जहन में रट जाने चाहिए। ये ऐसे ही रट जाने चाहिए जैसे तुमको याद है उनका मोबाइल नंबर, मतलब उनका। तो आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों युद्ध आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एल्दिज और हम कहें यहां पर नसरुद्दीन कुवाचा का भी काम तमाम यहां पर इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने कर दिया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश करके तो चल रहा है ये सारी कामें, ये इल्तुतमिश सारे काम तो कर चला है। इल्तुतमिश ने कुवाचा की हत्या कर दी और एल्दिज भी ठिकाने लगा दिया। जैसे कि यहां पर समझ लेंगे कि यहां पर 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, एल्दिज और किसके बीच में? इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध हुआ। मैं पीडीएफ ये डलवा दूंगा, बिल्कुल बेधड़क रहिएगा। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुवाचा की भी हत्या कर दी, और हत्या के वो खुद ही यहां पर नदी में कूद कर मरता है। इल्तुतमिश इसके बाद क्या करता है? खलीफा से इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला सुल्तान होता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही कहलाया है, क्योंकि उसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि ले ली थी। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें तो जो इल्तुतमिश था ना, ये इल्तुतमिश जो था, ये मैंने आपको बताया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये रिकॉल हो रही है चीजें, और मेरा पढ़ाने का तरीका ही ये होता है कि मैं एक बार, 2 बार, 3 बार चाहे चीजों को बताऊं, लेकिन चीजें क्लास में याद करा के ही जाऊंगा। जैसे ये पॉइंट आया गुलामों का गुलाम, आपको पहले से याद होगा, जैसे आपने पहले ही पढ़ रखा है कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। आज के बाद प्रश्न गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि प्यारे दोस्तों अब आप समझिएगा आगे की चीजों को। इस्लाम धर्म में अगर आप मारकाट कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, लोगों का नरसंहार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की धरती पर जाकर कर रहे हैं, तो भगवान आपको माफ, मान अल्लाह यानी आपको माफ कर देगा, ऐसा इस्लाम धर्म में माना जाता है। जब भी तो आप देखते हैं कि अल्लाहू अकबर कहकर कितने ही लोग, ये अल्लाहू अकबर का बार बार मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं कि बड़ी नफरत होती है मुझे इन अल्लाहू अकबर कहकर बम फोड़ने वाले व्यक्तियों से, क्योंकि खुद तो मरते ही मरते हैं, साथ में भारत के अन्य लोगों को भी लेकर मरते हैं। क्या हासिल हो जाता है इन लोगों, किस तरह से, किस स्तर पर इनका माइंड वॉश किया जाता होगा कि आप खुद भी मर जाइएगा और भारत के लोगों को भी जाकर मार दीजिएगा। तो भारत के अंदर ये जो व्यक्ति थे ना, ये इस्लाम धर्म के अंदर इनका माइंड वॉश किया जाता था। इनको यहां पर
जलालत के आधार पर इनको भारत के अंदर भेजा जाता है और भेजने के बाद भारत के अंदर ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। इन पर कभी मैं विस्तार से बात करूंगा और बहुत अच्छे विस्तार से बात करूंगा। कुछ लोगों को समस्या भी रहती है कई बार धर्म की चीजों से। कई बार मैं क्या होता है कि मंदिरों के बारे में सच्चाई बताना शुरू कर देता हूं तो जो हिंदू बच्चे हैं वो भावनाओं के साथ ले जाते हैं। कई बार इस्लाम धर्म के बारे में, जैसे कि मैंने लुटेरों के बारे में बताना शुरू कर देता हूं, तो जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो कभी कभी दिल पर ले जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि अगर भारत के अंदर अशिक्षित लोगों को, भारत ने दुनिया के अंदर अशिक्षित लोगों को अगर आपको लड़ाना है तो सबसे आसान तरीका है धर्म। मैंने आपको बताया था, मैं जब इतिहास पढ़ा रहा हूं किस लिए पढ़ा रहा हूं कि आप जीवन में इतिहास को पढ़कर आने वाले समय में, भविष्य में गलती ना करें। धर्म के आधार पर अशिक्षित लोगों को आसानी से लड़ाया जा सकता है, लेकिन जब मैं ऐसी बातें, सच्चाई आपके सामने लेकर आता हूं तो आप नाराज हो जाते हैं मुझसे। और जबकि मैं पहले ही कहता हूं कि अशिक्षित लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा सकता है। आप मुझसे आकर धर्म की बात करें, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उस लेवल पर अपनी सोच को लेकर जाइए कि हम सर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो मैं हर धर्म की बुराइयों को बुराई कहूंगा, हर धर्म की अच्छाइयों को अच्छाई कहूंगा, हर जाति की अच्छाइयों को अच्छाई कहूंगा और हर जाति की बुराइयों को बुराई कहूंगा। क्योंकि मैं यहां पर जिस आधार पर आपको लेकर जाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य किसी धर्म को बढ़ावा चढ़ावा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो परीक्षा में प्रश्न आए वो प्रश्न लगना चाहिए, चाहे मुझे अपनी बातों में किसी भी आधार पर अपना कॉन्सेप्ट ले जाना पड़े। और आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि सर हमारा प्रश्न लगना चाहिए, लठ किसमें बजा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमारा प्रश्न लगना चाहिए। इस्लाम धर्म के अंदर क्या था कि तलवारबाजी करना, लोगों का नरसंहार करना, मारना पीटना, औरतों को लूटना, ये सब चीज सामान्य थी। यहां पर इसके लिए आपको अल्लाह कोई भी यहां पर क्या नहीं देता था, सजा नहीं देता था। एक व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला था, एक व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला था, जिस व्यक्ति को लगा इस्लाम धर्म तो बड़ा अच्छा है क्योंकि बड़ा अच्छा तलवारबाज था वो व्यक्ति। और तलवारबाज इतना कि उस व्यक्ति के हमेशा तलवार रक्त मांगती रहती थी, खून मांगती रहती थी, खून खराबा, मार काट, यही उसके दिमाग में हरदम चलता रहता था। बौद्ध धर्म का व्यक्ति था। लेकिन इस व्यक्ति को लगा कि अगर मैं इस्लाम धर्म अपना लेता हूं तो फिर तो सब जायज हो जाएगा। लूटपाट करना, मारना पीटना, कत्लेआम मचाना, ये सब इस्लाम धर्म में जायज माना जाता है। इस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। और माना जाता है कि इसी व्यक्ति के भाई की हत्या एक व्यक्ति कर देता है। और जब इसी व्यक्ति के भाई की हत्या कर देता है तो भाई की हत्या करने के बाद हत्यारा भारत की तरफ भागने लगता है और यह व्यक्ति उसके पीछे पीछे और इसके भाई का हत्यारा उसके आगे आगे और भारत की तरफ भाग रहे हैं। भारत की तरफ आने के बाद जो हत्यारा है, उस हत्यारे ने इल्तुतमिश के पास खत भेजा, लेटर भेजा। लव वाला नहीं था, दूसरा था, बचा लो मुझे प्लीज, बचा लो। मतलब ऐसा नहीं था कि कल मेरी शादी हो जाएगी। अभी मैं बताने वाला हूं कौन हत्यारा था और कौन यहां पर बौद्ध धर्म को अपनाने वाला था। इल्तुतमिश के पास हत्यारे ने खत भेजा कि मेरे पीछे बहुत तलवारबाज व्यक्ति पड़ा हुआ है, आप प्लीज मुझे दिल्ली के अंदर आकर शरण दे दीजिएगा जिससे कि मैं उस व्यक्ति से बच सकूं। माना जाता है बहुत तलवारबाज था। इल्तुतमिश ने समझदारी से सूझबूझ से काम लिया और उससे हत्यारे को शरण नहीं दी। और शरण ना देने की वजह से जब वो तलवारबाज बौद्ध धर्म का व्यक्ति भारत की तरफ बढ़ा तो उसने इल्तुतमिश के शरण ना देने की वजह से उसने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया और दिल्ली में आकर वो बिना आक्रमण करे लौट गया। अब मैं आपको अपनी बातों पर लेकर आने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश जो था एक व्यक्ति था चंगेज खां। ये बहुत बड़ा तलवारबाज बौद्ध धर्म का व्यक्ति था जो बाद में इस्लाम धर्म अपना लेता है। इसका दूसरा नाम है तिमुचिन। ये मंगोल से भारत की तरफ आता है। ये इल्तुतमिश के समकालीन था। हुआ क्या कि प्यारे दोस्तों, इसने दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण से बचाया। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे एक व्यक्ति था जलालुद्दीन मकबरनी। ये जलालुद्दीन मकबरनी जो था ये यहां पर चंगेज खां के भाई की हत्या कर देता है। जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खां के भाई की हत्या कर देता है और जलालुद्दीन मकबरनी कहां बढ़ने लगता है, दिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और इल्तुतमिश से यहां पर सहायता मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश इस जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता करने से मना कर देता है क्योंकि अगर ये सहायता करता तो निश्चित रूप से चंगेज खां की तलवार भारत में चलती और चंगेज खां की भारत में अगर तलवार चलती तो कितने ही इल्तुतमिशों को यह मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ठिकाने लगा देता। प्यारे दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को किसने बचाया, प्रश्न पूछा जाता है। कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। और इसीलिए इस व्यक्ति को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे काम ऐसे दिल्ली सल्तनत में किए थे जो कोई और राजा, कोई और शासक होता तो शायद नहीं कर पाता। राजधानी को लेकर आना, आक्रमणों से बचाना, सुल्तान की उपाधि धारण करना, ये आसान चीजें नहीं थी। इसलिए इस व्यक्ति को, इल्तुतमिश को, यहां पर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा
कि पहला मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ दिल्ली सल्तनत पर? इल्तुतमिश के समय पर। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को किसने बचाया? इल्तुतमिश ने बचाया। जलालुद्दीन मकबनी किसके समय में दिल्ली की तरफ बढ़ा? या चंगेज खां जलालुद्दीन मकबनी का पीछा करते हुए दिल्ली में किसके समय तक में बढ़ा? तो इल्तुतमिश सारे प्रश्नों का आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। खलीफा वाला टॉपिक क्या कह रहा है मेरा भाई? इल्तुतमिश ने मकबनी की। सर मेरा एक सवाल है, बहुत कंफ्यूजन वाला है। मेरे प्यारे दोस्त रिंतुपाल आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अब तो मैं आपका सवाल दिख ही नहीं रहा क्या। जिनका जो सवाल हुआ करे आप कमेंट कर दिया करो, और आप कमेंट सभी किया करो। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं क्लास के बाद शाम को, देखता हूं कि आपने कैसा मेरे बारे में यहां पर बताया है, कैसा आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो मुझे एनर्जी देते हैं, और कल की क्लास के बाद आज की क्लास को बेहतर कर पाऊं इस चीज के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति था चंगेज खां। बाद में यही चंगेज खां इस्लाम धर्म को अपनाता है। कारण क्या था मैंने आपको बताया। प्यारे दोस्तों अब हमको समझना है कि आपको अच्छी तरह से पता होगा, थोड़ा सा समय है आगे पढ़ेंगे। भारत के अंदर जब जब भारतीय व्यक्ति पर कोई आक्रमण करता था, तो मैंने कहा भारतीय व्यक्ति भगवान के भरोसे रहते थे। अरे भगवान के भरोसे रहने का मतलब था कि इनका मानना था कि जो जैसा कर रहा है उसे यहीं पर ऐसा ही भरना होगा। मैंने आपसे कहा कि भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारा नरसंहार मचाया। मैंने आपको शुरू से ही बताता हूं, मोहम्मद बिन कासिम ने लूट करने का काम किया, जाकर अल-हज्जाज ने उसको क्या सजा दी? घोड़ों से बधवा कर मार दिया गया। भारतीय लोग मुस्कुराए, खुश हुए, देखो उसने जैसा किया था ऐसा कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नरसंहार मचाने का काम किया, बाद में घोड़े से ही गिरकर मर गया। लोगों ने कहा कि देखो जैसा इसने किया था ऐसा ही कर दिया। अब भारतीय लोगों को रिजल्ट मिल जाते थे। इल्तुतमिश ने नरसंहार मचाने देने का काम कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश के सारे बच्चे पप्पू टाइप के थे, एक नंबर के नक्कारा हरामखोर टाइप के व्यक्ति। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो इल्तुतमिश के बाद अगला शासक बन सके। इल्तुतमिश ने एक बार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आक्रमण किया। ग्वालियर में आक्रमण करते समय इसके सारे के सारे पुत्र जो थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए, लेकिन एक लड़की ऐसी थी इसकी जो युद्ध में दबकर टक्कर दे रही थी। नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कोई और नहीं थी, इल्तुतमिश की ही बेटी थी। लेकिन रजिया सुल्तान की मां रजिया सुल्तान को सुल्तान नहीं बनने देना चाहती थी, जबकि इल्तुतमिश घोषणा कर चुका था कि मेरे नक्कारा पप्पू टाइप के व्यक्तियों को भारत के अगला शासक ना बनाया जाए। अगर अगला शासक बने तो मेरी बेटी रजिया सुल्तान बने, और जो रजिया सुल्तान थी इसको यहां पर इल्तुतमिश मरने से पहले ही सुल्तान बनाने के लिए कह कर गया था। लेकिन रजिया सुल्तान की मां और उसके अलावा जो इसके दरबार में मौलवी रहा करते थे उनको यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि इस्लाम धर्म में जो महिला है वो पूरी तरह उसका वजन जो है बुर्के में ढका हुआ रहना चाहिए, और बुर्के में ढका हुआ रहना चाहिए तो शासिका बनने का मतलब था युद्ध जैसी ड्रेस पहनकर कत्लेआम मचाना। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा नहीं कर सकती थी, इस्लाम धर्म में ये सब चीजें मान्य नहीं थी, इसलिए मौलवी भी नहीं चाहते थे दरबारी कि रजिया सुल्तान शासक बने। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होती है, और 1236 में ही जबरदस्ती रजिया सुल्तान की मां अगला शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना देती है। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का बेटा था, जो पप्पू टाइप का ही व्यक्ति था, और ये रजिया सुल्तान का भाई था। लेकिन ये तो ऐसा व्यक्ति था जो जीवन भर आनंद, इसको पता ही नहीं चलता था। जब ये दरबार के अंदर जाता था तो दरबार के अंदर सिंहासन ऊपर था, ये व्यक्ति नीचे बैठ जाया करता था, कहता था सिंहासन पर जाकर मेरे पिता को बैठाओ। इसको पता ही नहीं था कि पिता मर चुका है। एक नंबर का पप्पू टाइप का व्यक्ति। अब प्यारे दोस्तों 1236 से लेकर 1236 तक कुछ महीने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया गया, लेकिन आखिरकार जब कुछ भी नहीं बचा हो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, रजिया सुल्तान को तो शासक बनाना ही पड़ेगा। तो रजिया सुल्तान ने एक दो आक्रमण उसी दौरान ऐसे कर दिया 1236 में जो देखने काबिले तारीफ थे। अब दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसी महिला बैठने वाली है जिसको आप रजिया सुल्तान कहते हो, और मैं बताऊंगा रजिया सुल्तान आखिरकार कब फंसेगी उन लोगों में जिन्हें आप कहते हो। तो रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक गद्दी पर बैठने का काम करती है। भारत के अंदर पहली शासिका रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? 1240 से 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। एक एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहली महिला सुल्तान रजिया की शादी अल्तुनिया से हो जाती है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं पूरा मामला बताता हूं। देखिए रजिया सुल्तान गद्दी पर तो बैठ जाती है, लेकिन कुछ लोगों ने तो मजबूरी में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कुछ लोग जो आपके जैसे थे
जब वो दरबार में जाते थे तो दरबार में सबसे ऊंचे सिंहासन पर रजिया सुल्तान बैठी थी, वो नीचे जाकर बैठते थे छोटी छोटी कुर्सियों पर। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, और जब अच्छी नहीं लगती थी तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनका खून खोलता था, यार महिला के अंदर अंतर्गत शासन चलाने का काम करेंगे। महिला ऑर्डर दिया करती थी और महिला आदेश, मतलब रजिया सुल्तान उन पुरुषों को आदेश दिया करती थी, और जो हमारे अंदर समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए इस्लाम धर्म के अंदर भी पुरुष प्रधान माना जाता है जो समाज होता है, इसलिए इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। रजिया सुल्तान जब दरबार में जाया करती थी तो लाल कपड़े पहनकर, वैसे लाल कपड़े आजकल तो खतरे की निशानी मानी जाती है, खतरे का प्रतीक है, लेकिन लाल कपड़े पहनकर, टोपी लगाकर और दुपट्टा लहराते हुए हाथ में नंगी तलवार लेकर ये दरबार में जाया करती थी। बात बराबर में बैठे हुए लोग इससे काफी खौफ खाते थे, लेकिन उससे ज्यादा वो अंदर ही अंदर जलते थे। रजिया सुल्तान मानो अगर किसी गुप्तचर के साथ एक कमरे में अकेले आधा घंटे बिता लेती है तो बाहर बैठे हुए लोग मुस्कुराते थे कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। ये सारी की सारी समस्या रजिया सुल्तान के समय में होने लगी। महिला थी इसलिए इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रजिया सुल्तान धीरे धीरे क्या करती है कि रजिया सुल्तान एक व्यक्ति से मोहब्बत कर बैठती है। अब मोहब्बत तो सभी के जीवन में होती है, लेकिन रजिया सुल्तान के जीवन में कुछ ज्यादा ही यहां पर स्टाइलिश हुआ। ये प्रेम कर बैठी याकूत खां से। याकूत खां कौन था? याकूत का एक इतना नीचे क्रम का, एक नीचे पद का व्यक्ति था कि कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पर बैठता था ना, तो इल्तुतमिश अपने घोड़े पर बैठते समय याकूत खां अपना हाथ करता था, उस पर इल्तुतमिश पैर रखता था, और इल्तुतमिश जब घोड़े पर बैठता था उसी पुरुष याकूत खां से मोहब्बत कर बैठी रजिया सुल्तान। अब मोहब्बत तो कर बैठी, यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी। मोहब्बत जब याकूत खां से करने लगी तो समझिएगा बात को प्यारे दोस्तों, रजिया सुल्तान के समय में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे सावंत हुआ करते थे उन्होंने जगह जगह पर यहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया कि हम रजिया सुल्तान के अंतर्गत शासन नहीं करेंगे। रजिया सुल्तान जाती थी दिल्ली से, और एक यहां पर जो इसका यहां पर सूबेदार था उसका दमन करती थी, फिर दिल्ली आती थी, फिर दूसरा कर देता था, फिर जाती थी, फिर दमन करती थी, फिर आती थी, फिर तीसरा कर देता था। रजिया सुल्तान इन युद्धों में इतना अटक कर रह गई कि ये प्रेम के लिए याकूत खां के साथ इसका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हुआ क्या कि एक जगह पर थी पंजाब में भटिंडा। कहां? पंजाब में भटिंडा। पंजाब के भटिंडा क्षेत्र में एक ऐसे सूबेदार ने यहां पर इस बार एक ऐसे सूबेदार ने यहां पर विद्रोह कर दिया जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। और रजिया सुल्तान जैसे ही अल्तुनिया का दमन करने के लिए अपने प्रेमी याकूत खां को लेकर भटिंडा पंजाब में पहुंची, अल्तुनिया का दांव बैठ गया। इस बार अल्तुनिया ने कहा, सबसे पहले अल्तुनिया ने याकूत खां का ही मामला सेट कर दिया, याकूत खां को ठिकाने लगा दिया। जब याकूत खां मारा गया तो यहां पर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के सामने दो ऑप्शन रखे। क्या? कि या तो दिल्ली की गद्दी से उतर जा और मैं तेरी हत्या कर देता हूं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि प्रेम मैं भी तुझसे करता हूं, या फिर तुम मुझसे शादी कर ले, शासिका तू रहना, शासक मैं बन के रहूंगा। रजिया सुल्तान को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो अपने पास लाइफलाइन ऑप्शन था वो तो खत्म हो चुका है और जिंदगी भी बचेगी। अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से रजिया सुल्तान मजबूरी में शादी कर जाती है क्योंकि इसका प्रेमी याकूत खां मारा जा चुका था। रजिया सुल्तान ने शादी किससे की? अल्तुनिया से। अल्तुनिया कौन था? पंजाब भटिंडा क्षेत्र में विद्रोह करने वाला व्यक्ति था। रजिया किससे प्रेम करती थी? याकूत खां से। याकूत खां कौन था? इल्तुतमिश जब अपने घोड़े पर बैठता था तो ये याकूत खां अपने हाथ पर पैर रखवा के इल्तुतमिश को घोड़े पर बैठाया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि रजिया सुल्तान ने भी उसी प्रथा को आगे रखा। याकूत खां इस तरह प्रेम करने के बाद भी घोड़े पर इसी स्टाइल में बैठाता था जब समय और था। अब प्रेम में होता है ना, कई बार मैंने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, मूवी में अक्सर देखता रहता हूं कि अगर लड़की से आपने पानी की बोतल दी और पानी की बोतल थोड़ी सी टाइट है तो पानी की बोतल उससे ढक्कन नहीं खुलेगा, आपसे खो दे देगी, जरा खोलिएगा। समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं उन चीजों पर आना नहीं चाहता क्योंकि समय आज की क्लास के लिए कम है। यानी कि ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठती है और इस समय यानी कि भारत के इतिहास में पहली सुल्तान बनने वाली, पहली महिला सुल्तान बनने वाली शासिका है। और ध्यान रखिएगा, इसकी शादी जो हुई है किस तरह से हुई है? अल्तुनिया से नाम के व्यक्ति से शादी हुई है। बाद में माना जाता है प्यारे दोस्तों कि जो रजिया सुल्तान थी, ये रजिया सुल्तान थी, ये जब आक्रमण करके, यानी कि भटिंडा क्षेत्र से आक्रमण करके जब ये वापस लौट रही थी तो माना जाता है ये स्थान पर रुक जाती है जिस स्थान को कहते हैं कैथल। क्या कहते हैं? कैथल नाम के स्थान पर ये अल्तुनिया के साथ रुकती है। और अल्तुनिया के साथ रुकने के साथ जहां पर ये ऐसे शब्द बनते हैं ना, थ बन गया, ध बन गया,
उसके अलावा अगर मैं और शब्दों की बात करूं, ए बन गया। जहां पर ये घुंडी वाले शब्द होते हैं ना, वहां पर ये डंडा पूरा नहीं खींचा जाता। हिंदी का फैक्ट है, ध्यान रखना। चलो प्यार दोस्तों, कैथल नाम के स्थान पर रुकते हैं और माना जाता है कि दल चालीसा था ना, जो दल चालीसा था, ये दल चालीसा ही यहां पर आक्रमण करता है कैथल के उस शिविर पर जहां पर रजिया सुल्तान बैठी थी। अब मैं अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि रजिया सुल्तान कैथल में रुकी हुई थी तो राजपूतों ने इसकी हत्या कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि दल चालीसा ने इसकी हत्या कर दी, और कुछ लोग मानते हैं कि इसके भाई ने ही इस रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में करा दी। आप कुछ भी हो, आप ये समझिएगा, रजिया सुल्तान जो दल चालीसा के लोग थे जो यहां पर इसका हत्या करने का काम करते हैं, वहीं से वो गाना बना था कि रजिया किन में फंसी थी। तो ध्यान रखिएगा, कैथल के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, और खास बात यह है रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही आंसर रहेंगे। रजिया सुल्तान का मकबरा आज तक के समय में इतिहासकार कैथल भी मानते हैं, जबकि रजिया सुल्तान का मकबरा इतिहासकार विकिपीडिया पर चेक करेंगे तो दिल्ली भी माना गया है। अगर आपसे जीवन में कभी पूछा जाए रजिया सुल्तान का मकबरा कहां है, तो जो दोनों में से एक मिले, कैथल या दिल्ली, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। कुछ इतिहासकार इसमें कैथल में इसका मकबरा मानते हैं, जबकि कुछ दिल्ली के अंदर मानने का काम करते हैं। बिल्कुल अंकुश मेरे भाई, बिल्कुल सही आप बता रहे हो रजिया सुल्तान के बारे में। सर आपकी शादी नहीं हुई है क्या? क्यों, पंडिताई तू ही करेगा भाई क्या करेगा शादी से? चल आजा, शादी वादी की बातें मत किया करो, आप इधर ध्यान दिया करो। देखो मैं कितना अच्छा बता रहा हूं, उसको शादी की पड़ी है। मतलब आनंद लेने वाला अपना आनंद ले जाएगा, चाहे उसे आनंद कहीं लेना पड़े। उसको पता था मास्टर को थोड़ा यही डिस्टर्ब कर देता हूं, शादी की याद दिला देता हूं कि सर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, शादी वादी पर ध्यान दो। देखो अगली बार यहां पर जो रजिया सुल्तान के मरने के बाद शासक बना वो मुइजुद्दीन बहराम शाह बना 1240 से 1242 तक। ये रजिया सुल्तान का दूसरा भाई था। रजिया सुल्तान के पहले भी उसका भाई शासक बना, रजिया सुल्तान के बाद भी उसका भाई शासक बना। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अगला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह बना। मसूद शाह जो था ये 1242 से 1246 तक बना, और अंतिम शासक जो था ये यहां पर नसरुद्दीन महमूद शाह बना। ये 1246 से लेकर 1265 तक बना। मैंने अभी तक ये 3 के 3 शासक लिखा है, ये आपको नोट्स में सिर्फ लिखने हैं, इनसे कभी कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न कहां बनता है मैं बताता हूं। रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बने हैं, बस टाइम और कौन कौन बना याद रख लीजिएगा, बाकी ये कोई आपको लिखाएगा भी नहीं। मैं आपको फिर भी कराता हूं कि जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था ये रजिया सुल्तान का दूसरा भाई था, ये शासक बना। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना, और नसरुद्दीन महमूद शाह जो शासक बना, ये बड़ा स्टाइलिश व्यक्ति था। क्योंकि कल की क्लास में ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो मैं आपको यहीं पर इसकी क्लास को समाप्त करूंगा। पहले आप समाप्त जब करूंगा, पहले आप सबसे पहले इसको लाइक करो, और लाइक 2000 तो कम से कम पहुंचाया करो। अगली क्लास में देख लेना, मजे के साथ नहीं पढ़ाऊंगा अगर आज लाइक नहीं किया तो। और बाद में अपना व्यू दे दिया करो कमेंट करके कि सर क्लास कैसी चल रही है, मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। आप कमेंट करके रिव्यू भी दे सकते हो। उसके अलावा जिसने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। किसको? बेल आइकन को तो जरूर दबा लीजिएगा जो यहां पर होगा, और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, उसके अलावा वीडियो को लाइक कर जाइएगा, शेयर वगैरह करना हुआ करे तो कर दिया करो। थोड़ा फेसबुक वगैरह पर, व्हाट्सएप वगैरह पर स्टेटस वगैरह लगा लिया करो। थोड़ा बहुत मतलब सपोर्ट जिसे मैं कह सकता हूं उतना कर दिया करो। अगर उतना भी सपोर्ट कर दोगे तो बाकी तो मैं संभाल लूंगा। चलें तो आज की क्लास को खत्म करें। बताओ, बहुत अच्छी थी, ठीक है। पीडीएफ 100%, 100 नहीं 101%, 100 तो छोड़ो, फौज के अंदर कुछ नहीं होता, 200% और 101% होता है। 101% पीडीएफ अभी डलवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लाइक आदि कर दो, फिर तो बाकी चीजें ठीक है। चले प्यारे दोस्तों, चलिए आप कहीं मत जाइएगा। 9 बजे अभी सर की क्लास होने वाली है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, क्योंकि मैथ ही तो है सब कुछ। देखो रोज सुबह 9 बजे भी होती है और शाम को 9 बजे भी होनी है। अभी 9 बजे आपकी 9 AM पर थोड़ी देर में आपके राहुल सर की क्लास होने वाली है, मैथ की तांडव। तो कहीं मत जाइएगा, आप अभी क्लास करिएगा, जस्ट मेरे बाद 2 मिनट बाद ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 2 मिनट बाद ही राहुल सर की क्लास को लेकर जाइएगा। अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, उसके बाद रीजनिंग आदि की सभी क्लास चलेंगी। राहुल सर के पास रीजनिंग की चलेगी, तो फिर इंग्लिश आदि की चलेंगी, तो सभी एकदम क्लास लेकर जाइएगा राहुल सर की भी। चलिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। कल मिलेंगे इसी टाइम सेम जगह। चलो।